सो हेलो दोस्तों, धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम की, जो होने वाला है 22-23 अगस्त 2026 को। और उसका मेंस एग्जामिनेशन होगा 4 अक्टूबर 2026 को। ये है आईबीपीएस पीओ, यानी भारत में जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इन सब बैंकों के कंबाइंड एग्जाम होता है, जिसको हम बोला जाता है आईबीपीएस पीओ। क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली संस्था है आईबीपीएस, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और इस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की रोड मैप आप बना सकते हैं, और एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में आप पूरा इसको क्लियर कर सकते हैं। एक बैंक में एक अधिकारी की पोस्ट आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हमारा ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2026 के बारे में। और ये हम इंक्लूड करेंगे इसमें स्ट्रेटजीज, एग्जाम पैटर्न्स और कंप्लीट सिलेबस, क्या क्या आता है, किसको कैसे तैयार करना है, कहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि ये एग्ज़ाम किसका है। भारत में जो 11 नेशनलाइज बैंक है, उन 11 नेशनलाइज बैंक का ये एग्ज़ाम होता है। और इसकी कैलेंडर जो हमेशा जारी होता है वो हुआ है जनवरी 2026 में, जिसमें बोला गया है कि 22 से 23 अगस्त को ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा और 4 अक्टूबर को होगा मेंस का एग्ज़ाम। तो ये रिक्रूटमेंट जो है आपकी जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन इस साल हो गया है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं और तब तक आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, उसी के बारे में बात करते हो। देखिए, आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है वो 3 टायर एग्ज़ाम है। एक आपका टायर है प्रीलिम्स, सेकंड वन इज मेंस एंड थर्ड वन इज द इंटरव्यू। तो 3 लेवल है। जो प्रीलिम्स है वो ब्रॉडर बेस को कैटर करता है। प्रीलिम्स सब लोग भर सकते हैं और ये एलिमिनेशन राउंड है। यहाँ पर लोगों की छटनी की जाती है, नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर किया जाता है। किस तरीके से बाहर किया जाता है कि ऐसा पेपर बनाइए जहाँ समय बहुत कम हो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो, पेपर आसान हो, हर बार आपको लगे कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सब लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। उन लाखों लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाता है मेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ती है स्पीड और एक्यूरेसी। यानी लेवल इजी होता है, लेवल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिल्टर का काम करेगा आपको लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और रिफ्लेक्सेस जिसके डाउन है वो फिल्टर हो जाएंगे, फिर वो मेंस में चले जाएंगे। अब मेंस में क्या है, तो मेंस वाले जो है वहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रहती है। यहाँ तो कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान आता है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। लेकिन मेंस की कट ऑफ वो बहुत कम रहती है। और मेंस में चूंकि कट ऑफ कम रहती है, उसका एक रीज़न है कि कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल ज़्यादा स्किल पूछी जाती है। जो कॉम्प्लेक्स पजल्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो ज़्यादा डाले जाते हैं। डेप्थ में एनालिसिस, एनालिटिकल एंड्योरेंस, रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, यानी जीके वगैरह सब चीज़ें होती है, और कॉन्सेप्ट का टेस्ट होता है। तो आप ऐसे देखिए कि जो मेंस 225 नंबर का होता है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन भी शामिल है। पिछली बार की कट ऑफ 75 रही है। लेकिन प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ 50 ±4 मान लीजिए आप, इतना रहती है जनरल केसेस में। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ तो 50% तक भी जाती है, मेंस की तो 30% में ही कट ऑफ जाती है। उसमें से भी 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है एमसीक्यूज वाला, और 25 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव है, जहां पर आपको लेटर राइटिंग और शॉर्ट नोट वगैरह लिखना होता है। तो 25 नंबर डिस्क्रिप्टिव में आपका टाइपिंग करना होता है, लिखना होता है, यानी टाइपिंग करना होता है, और 200 नंबर आपका एमसीक्यू ये है। फिर आपका इंटरव्यू आता है, और इंटरव्यू में वही लोग पहुंच पाते हैं जिनकी स्पीड अच्छी, एक्यूरेसी अच्छी है सारे सब्जेक्ट का। चूंकि सेक्शनल कट ऑफ रहती है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, तो आपका टाइम कम होता है। सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, ओरल कट ऑफ भी होती है, तो वही लोग पहुँच पाते हैं जो सब एवरेज रूप से सब अच्छा है। और इंटरव्यू और इसका आपका वेटेज निकला जाता है 80-20 का। तो 80-20 का वेटेज आपका निकला जाता है, और उससे आपका सिलेक्शन होता है फाइनली। तो इंटरव्यू और मेंस के जो मार्क्स हैं उसके बेस पर आपका पीओ क्लियर होगा। तो आपको प्रीलिम्स तो सिर्फ एक गेटवे टू एंटर द मेंस है, लेकिन मेंस ही मेजर जो है आपका नंबर गेम बदलता है। और मेंस के साथ में फिर इंटरव्यू आपका होता है। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 225 नंबर का रिटर्न है, लेकिन इनको 80-20 के वेटेज में ले लेते हैं। तो आप फाइनली आपका फाइनल स्कोर बनता है इससे।
अब हम बात करेंगे जो मेन इंटरव्यू में तो क्या है, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में, प्रोफेशनल कंपोजर कैसा है, क्या आप कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है कि नहीं, आपका नॉलेज स्तर जो उन्होंने मेंस में चेक किया उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं, आप जो है कूल काम रहते किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाए तो किस तरीके से आप आंसर देंगे, आई कांटेक्ट कैसा है, आप कहीं इधर उधर की बातें तो नहीं करते हैं, जो सवाल पूछा जाता है तो टू द पॉइंट आंसर देते हैं या नहीं देते हैं, ये कई सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चेक की जाती हैं। तो ये 3 लेवल हो गए। अब इन 3 लेवल को और ज़्यादा हम जो है डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो आपका इंग्लिश में 20 मिनट, मैथ्स में 20 मिनट, रीजनिंग में 20 मिनट मिलते हैं। 35 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 35 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लॉजिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका 40 नंबर का है रीजनिंग में, 30 नंबर का है मैथ्स में और 30 मार्क्स का है इंग्लिश में, ये आपका आता है। तो आप ऐसे देखिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, लेकिन टाइम 60 मिनट रहेगा। तो 60 मिनट टाइम में भी आपका सेक्शनल टाइम दे दिया 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट का टाइम बचा के दूसरे सब्जेक्ट में ले जा सकते हैं। तो इंग्लिश जैसे है, अब इंग्लिश में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो ट्राई करते हैं कि मैं बहुत सेलेक्टिव अटेम्प्ट करूं, लेकिन माइनस मार्किंग तो 1/4 है, 4 गलत होंगे 1 सही होगा। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, इसमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वैसे भी बचा के आप मैथ्स में नहीं ले जा सकते। तो 20 मिनट पूरा इंग्लिश को ही देना है, तो आप 5 क्वेश्चन में एक भी सही अगर कर दोगे गैस लगा के, तुक्का मार के, तो 4 गलत होंगे तो भी 0 नंबर तो आएगा ना। टाइम ही तो गया है और टाइम जा सकता है, टाइम बचा है तो पहले उन क्वेश्चन को कर लीजिए जो आते हैं। जो नहीं आते हैं उनमें एटलीस्ट 2 ऑप्शन में आपकी श्योरिटी है। अगर 3 ऑप्शन भी आपको लगता है कि 3 में से एक हो सकता है तो भी आपको चांस लेना चाहिए, वहां पर आपको अटेम्प्ट बढ़ाएगा वो। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश खराब है उनके लिए बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिए, मैथ्स और रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, अगर आप 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में पीछे होते हैं तो 350 सेकंड हो जाते हैं। 350 सेकंड को आप मान के चलिए कि 6 मिनट का आपका डिफरेंस आ जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में, एक अच्छे कैंडिडेट में और एक स्लो कैंडिडेट में। तो आपको क्या करना है, अपने रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट रखना है। अगर आपको बोला जाए 65 × 6 तो उसको पेन से चला के नहीं बोलना है कि 65 × 5, आपको सीधा आंसर देना है 390 होगा। तो जब आपके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है एक कॉम्प्रिहेंशन की इंग्लिश में या रीजनिंग में पजल समझने की क्षमता है वो आपकी बढ़ानी पड़ेगी, और वो बढ़ेगी बार बार प्रैक्टिस से। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपकी मसल मेमोरी में चीज़ें जाएगी, उससे आपका सही होगा। तो ये प्रीलिम्स हो गया। जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हैं तो बात आती है मेंस की और इंटरव्यू की। तो मेंस जो है वो आपका है कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा आता है, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इसके बारे में आता है, इंग्लिश भी आती है। तो ये चारों चीज़ें मिला के आपका मेंस है। और सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर भी रीजनिंग और कंप्यूटर का ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो क्रिटिकलनेस है, जो क्रिटिकल रीजनिंग है, उससे आपको रोका जा सकता है और इसीलिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं और आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ जाता है। यहाँ ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्री और मेंस में जो टाइम का डिफरेंस है वो सिर्फ 25 दिन का मिलेगा आपको। तो आपको जीके प्री में नहीं है, मेंस में है। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस वो आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगी। वो बैंकिंग अवेयरनेस आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगी, नहीं तो 20-25 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर सेलेक्ट होना है, क्योंकि मैंने कट ऑफ बताई 75 आउट ऑफ 225, तो 2 सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जीए और इंग्लिश का आप अच्छे बना लीजिए, और 50 से 55 नंबर अगर आप यहाँ ले आते हैं, जो कि पॉसिबल है क्योंकि 50 नंबर का तो जीके है, 40 नंबर की आपकी इंग्लिश है, तो 90 में से 50-55 नंबर आप ले आओगे तो यहाँ आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ होती है। 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लीजिए। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तब तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपकी इंग्लिश में अगर 10 नंबर भी ले आए, यहाँ पर 12 नंबर भी ले आए तो भी आप पास हो जाओगे। तो आप 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लीजिए और बाकी में पास होने का जुगाड़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि किसको छोड़ना है, किसको करना नहीं है, कौन से छोड़ने हैं, बाकी जो आते हैं वो कर लीजिए। छोड़ना वाला ज़्यादा है, 30% तो आपके मार्क्स लाने, रिजल्ट तो 30% है। देन होगा आपका इंटरव्यू, तो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जहां पर आपको असेस किया जाता है कि आप रियल वर्ल्ड बैंकिंग में कितना नॉलेज रखते हैं, अपने डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके बारे में बात की जाती है।
तो ये तीनों लेवल मैंने आपको बताए। और यहां पर आप देखिएगा, अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक तो फाउंडेशन होता है आपका, जहां पर आप कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, रूट्स, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, इनमें आपकी स्पीड की जरूरत होती है, स्पीड बढ़ाते हैं आप। और यही स्पीड आपकी काम आती है कहां पर, अरिथमेटिक में। हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, क्रॉस, आपका जो है डिवाइड है, माइनस है, प्लस है, वो तो करना ही है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, हर सवाल आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको प्रीलिम्स में सबसे पहले अपना बेस बनाना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है और उसको फिर अप्लाई करना है यहाँ पर। और वही चीज़ आपके यहाँ पर होगी। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस में क्या करना है, एक टेबल है, उन सबको ऐड करना है, उनको डिवाइड करना है, इससे माइनस करना है। तो आपका कुल मिला के यहाँ पर जो कैलकुलेशंस आप सीखोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और धाकड़ कॉन्सेप्ट में शुरुआत का 15-20 दिन हम सिर्फ यही कराते हैं, कैलकुलेशंस कराते हैं, ताकि आपका आधार मजबूत हो जाए। और फिर जो आपका अरिथमेटिक है, यही आपका कोर आर्किटेक्ट एक्चुअली इंजन है, जहां से आपकी डीआई भी इसके बेस पर बनती है। तो ये जो 10-12 टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइम एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्प्रेड, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, इनके बेस पर भी डीआई बनती है। तो ये आपका मेजर जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जिसको आपको सीखना है, फिर यहां अप्लाई करना है। तो ये 3 सेगमेंट में आप इसको बांट सकते हो, जहां पर यहां पर एडवांस एप्लीकेशन है, क्योंकि वहां पर डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। यहां आपका डेटा कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां डेटा क्रिटिकलनेस ज्यादा है। और ये तो बेसिक है जिसको आपको अच्छा करना है। तो इस सीक्वेंस में आप जो चलेंगे तो आपका प्रीलिम जो आपका क्वांट है वो आपका तैयार हो सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो ये जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक हैं, ये यहां पर क्विक स्कोरर हैं और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। फिर अगर हम बात करें जहां पर लॉजिक्स आते हैं, तो ये आ गया आपका, एक तो सेलॉक्स आ गया, इक्विलिटी आ गया, इनपुट आउटपुट आ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गए। और फिर कुछ टॉपिक हैं जहां पर आपको हैवी वेट्स हैं, यानी पजल्स। आपका 50% पार्ट तो पजल ही कवर करता है। तो पहले आप क्या करिए, थोड़े क्विक स्कोरर को तैयार कर लीजिए, फिर हम जो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो रीजनिंग में वैसे मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोर लॉजिक वाले अलग है, हैवी वेट्स अलग है, और क्विक स्कोरर की हम बात कर रहे हैं। तो लो टू हाई स्कोर आप इस तरीके से जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक पार्ट तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का है, दूसरा वोकैब का है, और तीसरा ग्रामर एंड सिंटेक्स का है। तो वोकैब, ग्रामर और जब मिल जाएंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर पाएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा होगा। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो डबल फिलर वाले जो आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आते हैं, पैराजंबल आते हैं, वो अच्छा हो सकता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन वगैरह आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन ये तीनों अगर अच्छे हैं तो आपका जो है मास्टरी हो जाएगी और आपका कॉम्प्रिहेंशन और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो इनको कैसे करना है, वोकेब के लिए अखबार वगैरह पढ़िए, हर बार जब आप पेपर सॉल्व करते हैं वोकेब को लिखिए, ग्रामर के बेसिक रूल समझ लीजिए, और रीड करने की बार बार आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ हमारा है जो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है। उसमें करंट जीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, और ये कंप्यूटर नॉलेज यहाँ नहीं आता है, ये थोड़ा रीजनिंग में आता है। इन दोनों को ही बात कर लीजिए। तो इकोनॉमिक अवेयरनेस और ये आता है। तो आपको स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग आपको बोला जाता है कि बैंकिंग के स्पेशल रेफरेंस से पूछना है। तो कुछ बैंकिंग के हो गए, कुछ करंट के हो गए, और कुछ आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का फेस्टिवल, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई स्टेडियम कहाँ पर है, कोई जो है कल्चरल एक्टिविटी कहाँ पर मनाई जाती है, उसके बारे में आपको स्टैटिक पूछा जाता है। कि किसी, मान लीजिए स्टेट का कोई थीम है, जो कल्चरल थीम है, जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया जैसे, तो कहाँ मनाया जाता है, तो स्टैटिक जीके आता है। सबसे बड़ा बिजली पावर प्लांट कहाँ पर है, वो आपका आ सकता है। इस तरीके से आपका स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आता है। और चूंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में ही आता है, इसलिए मेंस में आपको तैयार करना है तो पहले से आपको अपनी तैयारी बनाए रखना पड़ेगी। जब आप पहले से तैयारी बनाएंगे तभी आप मेंस में इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो ये चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप कर सकते हो। अब आपके लिए जो फेज 1 है प्रीलिम्स और फेज 2 है, उसके बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर इनकी प्रकृति क्या है, स्पीड, रिफ्लेक्सेस फास्ट हो, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, 36 सेकंड ही एक क्वेश्चन को मिल रहे हैं, सिर्फ 36 सेकंड। लेकिन मेंस में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि आपके 145 क्वेश्चन में आपको 160 मिनट मिलते हैं। तो क्वेश्चन कम है, टाइम ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अपनी बढ़ाइए, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अलग अलग डायमेंशन समझिए। फिर एनालिटिकल रीजनिंग, अपनी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ाइए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए, और एक्यूरेसी अंडर प्रेशर वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पर सेकंड क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हो, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, इजी क्वेश्चन पहले करना है जो फास्ट हो जाए और आराम से आप जो है नंबर ला पाओ, और फिर क्रिटिकल की तरफ जाना है, लेकिन करना अधिकतम क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको छोड़ना क्या, कैसे आप केयरफुली क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ट्रैप में ना फंस जाए। कोई पजल नहीं बन रही है, 5 मिनट वेस्ट कर दिए तो वेस्ट कर दिए तो कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़िए उसको। अगर आप छोड़ के नहीं आगे बढ़ेंगे तो फंस जाएंगे आप, और आपका मेंस जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करिए बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। अगर आप एक्यूरेसी करते हैं, अगर रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर रीजनिंग में उन क्वेश्चन में अगर आप कम भी अटेम्प्ट करेंगे, आधे ही अटेम्प्ट करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आधे अटेम्प्ट करेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने चुनाव सही से किया है तो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन का नेचर कैसा आता है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, वो जैसे आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है। पाइथागोरस थ्योरम में तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल डायरेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है आपको चाहिए होती है, और हाइब्रिड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 2-3 टॉपिक को मिलकर, जैसे ब्लड रिलेशन को डायरेक्शन के साथ में फिक्स कर दिया, 5 लोग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एक दूसरे से डिस्टेंस पर बैठे हैं, उनके आपस में रिलेशन भी है, उस तरीके से हाइब्रिड क्वेश्चन भी ये आपको दे सकते हो। हाइब्रिड फॉर्मेट भी आ सकता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ किया जा सकता है। जैसे डीआई में अरिथमेटिक डाल दी उन्होंने, टाइम एंड वर्क की डीआई को, टाइम एंड वर्क को जो चैप्टर को डीआई से जोड़ दिया, इस तरीके से। तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, मेजर एग्जाम आपका मेंस ही है, और वहीं से आपकी मेरिट बनती है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद में हम 2026 की अगर बात करें, तो पहले तो आप कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपने सिलेबस का फाउंडेशन यही होगा, प्रैक्टिस करिए उनको, स्ट्रक्चर बिल्ड करिए, मैथ और ग्रामर को आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर सेकेंड फेज में आप क्या करिए, स्पीड बनाइए अपनी, जैसे ही आपका थोड़ा बहुत बेस तैयार हो जाए तो स्पीड बढ़ाइए। जैसे टॉपिक वाइज आप जो है क्विजेस कर सकते हैं, और जो क्विक स्कोरर है जैसे सिलोजम है, जैसे इक्वलिटी है, या फिर मैथमेटिक्स में आप सीरीज हो सकता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, वहाँ पर आप स्पीड बढ़ा के नंबर गेन कर सकते हैं। तीसरा है मेंस का इंटीग्रेशन करना, तो आपको करंट अफेयर्स बैंकिंग पहले से पढ़ना पड़ेगा, जीके की हैबिट डालनी पड़ेगी, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं डीआई में, पजल्स में, अच्छे हिंदू के कॉम्प्रिहेंशंस वो पढ़ने पड़ेंगे। और फाइनल अटेम्प्ट होगा कि पॉलिश करिए आप अपना जो फुल, जो आपने तैयारी कर ली है उस पर फुल मॉक्स वगैरह दीजिए। फुल मॉक्स देने से क्या होगा कि आपको एग्जाम का एनवायरनमेंट मिलेगा, एग्जाम में कैसे एग्जीक्यूशन हो सकता है उसके बारे में आपको पता लगेगा, कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, प्रेशर अंडर प्रेशर में कैसे काम करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट में कैसे कर रहा हूँ। तो जब तक आप मॉक्स नहीं लगाएंगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं। तो पहले थोड़ा तैयारी कर लीजिए फिर मॉक्स लगाइए, नहीं तो कई लोग डाउन भी हो जाते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, और जब ये हो जाए फाइनली आपका एग्जाम हो जाए तो फिर बाद में आप मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2026 में किस तरीके से आईबीपीएस पीओ को क्रैक किया जा सकता है उसकी स्ट्रेटजी बताइए। हालांकि एसबीआई पीओ भी रिक्रूटमेंट आने वाला है, उसका कैलेंडर नहीं आता है, उस समय मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको फॉलो करिएगा, ट्राई करिएगा इस तरीके से पढ़ाई करने का। ताकत कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।